नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले के लिए कोविड से संबंधित राहत भरी खबर है। निगम क्षेत्र में लगे लॉकडाउन के बीच कोविड संक्रमितों का ग्राफ तेजी से गिरा है। परसेंटेज के लिहाज से देखें तो बीते 6 दिनों में 0.33% ही मरीज मिले हैं। यह परसेंटेज स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त के महीने में लिए गए लोगों के कुल सैंपल के आधार पर निकाला है। जिले में रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए निगम क्षेत्र में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं शुक्रवार से जिला प्रशासन ने शहर को अनलॉक कर दिया, लेकिन 15 दिनों के लिए शहर में लगा लॉकडाउन कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने में काफी कारगर साबित हुआ। स्वास्थ्य विभाग से मिले एक आंकड़े के मुताबिक बीते 6 दिनों के भीतर संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या घटकर 0.33% पहुंच गई है। यह परसेंटेज कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों से लिए गए कुल सैंपल के आधार पर निकाला गया है। अब इसे इस लिहाज से समझा जा सकता है कि अंबिकापुर शहर में कोरोना का पहला केस 18 मई को मिला था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मई के महीने में 1204 लोगों का सैंपल लिया। इन 1204 लोगों में 9 संक्रमित मरीज मिले। मई के महीने में संक्रमित मरीजों के मिलने का प्रतिशत 0.74 था। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जून के महीने में 1723 लोगों का सैंपल लिया था। इनमें 49 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। जून के महीने में मरीजों के मिलने का परसेंटेज बढ़कर 2.55 पहुंच गया। जुलाई के महीने में स्वास्थ्य विभाग की परेशानी और भी बढ़ गई। समय के साथ कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। स्वास्थ्य विभाग ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 5486 कोरोना संदिग्धों का सैंपल लिया। इनमें 178 लोग संक्रमित पाए गए। नतीजा, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए जगह तक नहीं बची। मजबूरन स्वास्थ्य विभाग सरगुजा जिले के मरीजों को इलाज के लिए सूरजपुर जिले के कोविड अस्पताल रेफर करने लगा। जुलाई के महीने में सरगुजा जिले में सर्वाधिक मरीज पाए गए। मरीजों के मिलने का प्रतिशत 3.24 तक पहुंच गया। इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने निगम क्षेत्र में 15 दिनों की पूर्ण तालाबंदी लगा दी थी। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी तालाबंदी का भरपूर फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ा दिया। इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक RT-PCR, ट्रू नैट एवं एंटीजन के माध्यम से 6 दिनों के भीतर 3826 लोगों का सैंपल लेकर जांच कराया गया। इनमें से मात्र 13 संक्रमित मरीज मिले। यही नहीं, 6 दिनों के भीतर मरीजों के मिलने का प्रतिशत घटकर 0.33 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग की माने तो यदि कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के प्रतिशत को कम करना है तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का सैंपल लेकर जांच कराना होगा। इसका उदाहरण अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही देखने को मिल गया। वहीं इस आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के विस्तार को रोकने के लिए निगम क्षेत्र में लगा 15 दिनों का लॉकडाउन काफी असरदार साबित हुआ। मई में हमने कुछ 1200 टेस्ट किए थे, फिर क्रमवार हम लोग बढ़ते रहे। आज हमने अगस्त में 7 दिनों में, कल 6 दिनों में हमने कुल 3500 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं हम। तो जैसे जैसे हमने टेस्ट किया तो जहां हमारा पहले पॉजिटिव का परसेंटेज 2 था, 2.5 था, वो अब घट के 0.33 हो गया है। ये हमने टेस्ट बढ़ा के किया, तो जितना हम लोग टेस्ट करें तो हमारा पॉजिटिव परसेंटेज भी काफ़ी गिर रहा है। ऐसा मतलब ऐसी मानना है, ICMR की भी ऐसी मान्यता है कि हमारा जो पॉजिटिव परसेंट है वो 2 से कम होना चाहिए हर समय। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने टेस्ट कितने किए और आपने टेस्ट किन कैटेगरीज़ में किए। अगर आपने एलिजिबल कैटेगरीज़ में किए, जैसे हाई रिस्क पेशेंट्स, जैसे कैंसर पेशेंट्स, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स, जैसे कंटेनमेंट जोन में, अब हम लोग हमारी सैम्पलिंग आज आप देख रहे होंगे एक्टिव सर्विलेंस के दौरान सेम टाइम पे सैम्पलिंग भी चालू हो गई उस एरिया में। तो इससे क्या है कि आप अपने वार्ड वाइज, आप अपने जिले वाइज, ब्लॉक वाइज क्या कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव की संख्या को घटा रहे हैं। जितना आप टेस्ट कर रहे हैं उतनी आपकी पॉजिटिव संख्या घट रही है, क्योंकि उस रेशो में परसेंटेज जब निकलता है, जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो पॉजिटिव की परसेंटेज काफ़ी कम जाती है। जिले के किसान इन दिनों यूरिया की किल्लत से जूझते नजर आ रहे हैं। यूरिया खरीदने पहुंच रहे किसानों को निराश होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। इधर खाद दुकान संचालकों का कहना है कि दुकान में यूरिया उपलब्ध नहीं होने की वजह से दुकानदार सहित किसान परेशान हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धान खरीदी को लेकर समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, जिसे लेकर किसानों ने इस साल खेतों में धान बुआई भी ज्यादा मात्रा में की है। जिले में इन दिनों किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरगुजा जिले के खाद की दुकानों में किसानों को अधिकतम दामों में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं कई दुकानों में यूरिया न मिलने की वजह से किसान दुकानों से बैरन लौट रहे हैं। खेतों में यूरिया की पूर्ति नहीं होने से किसानों को पैदावार में कमी का संकट भी सताने लगा है। किसानों ने बताया कि हम कई बार दुकान में खाद लेने जाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलने की वजह से हमें खाली हाथ वापस आना पड़ रहा है। साथ ही जिन दुकानों में खाद मिलता है
है वे महंगे दामों में बेचते हैं, जिसे देखते हुए किसानों ने खेतों में यूरिया की आवश्यकता की ओर प्रशासन को ध्यान देने की बात कही है। यूरिया हम दुकानों में जा रहे हैं, एक तो बड़ी मुश्किल से मिल रही है और भी 700 रुपया की दर से वहाँ दिया जा रहा है लापटरा क्षेत्र में। सोसाइटियों में भी जा रहे हैं तो नहीं मिल पा रहा है, तो दिक्कत तो है। तो फिर यहाँ अंबिकापुर आया हूँ यूरिया के लिए, हमारा खेती मार खाएगा। शहर के खाद दुकान के संचालकों की माने तो खाद दुकानों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से खाद दुकान संचालक किसानों के लिए यूरिया की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जितना डिमांड रहती है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इसे भेजती है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको अलॉट करती है। और अभी जो रेक आई थी 30 तारीख को, वो पूरा का पूरा 100% डीएमओ ले लिया और मेरे को मात्र 670 बोरा मिला था। उसकी सूचना मैंने जनपद उपाध्यक्ष को भी दे दी थी, राकेश को भी दी थी, डीडी ऑफिस में भी दे दी थी, ये भी दे दी थी। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि यूरिया की कमी तो हुई है, जिसे लेकर प्रशासन को अवगत भी कराया गया है और आपके द्वारा जानकारी मिली है कि बिचौलियों के द्वारा अधिक दामों में खाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें जिला अध्यक्ष भी मान रहे हैं कि खाद अधिक दामों में मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। अधिक दामों में खाद की बिक्री करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ फर्टिलाइजर अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि किसानों को सही दामों में खाद मिल सके और किसान धान की खेती से मुनाफा कमा सकें। आपकी बात सही है कि जो किसान सहकारिता से नहीं जुड़ा हुआ है उसको आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, और जो लोग गलत रेट पर यूरिया बेच रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शासन, जिला प्रशासन बिल्कुल सचेत है और नज़र बनाए हुए है। अगर गलत भाव में यूरिया बेचे तो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। उसके लिए जो बिचौलिया इसमें ऐसा काम करें वो स्वयं जवाबदार होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कृषकों के हित में यह बात बताना चाहता हूँ। व्यापारियों की मांग पर जिला प्रशासन ने एक तरफ शुक्रवार से शहर में लगे लॉकडाउन को हटा दिया, लेकिन कुछ ऐसे दुकान संचालक भी हैं जो प्रशासन द्वारा दिए गए छूट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आवाज न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। एक मोबाइल दुकान संचालक बेखौफ होकर कड़े शर्तों की जमकर धज्जियां उड़ाता नजर आया। प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने के निर्णय के बाद सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शहर में लगे लॉकडाउन को कड़े शर्तों के साथ हटा तो दिया, लेकिन शहर के कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो लॉकडाउन हटते ही सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ऐसी ही एक तस्वीर आवाज चैनल के कैमरे में कैद हुई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि शहर के जैसम चौक स्थित एक मोबाइल दुकान के संचालक ने किस तरह कोविड-19 के नियमों को ताक में रखकर अपने दुकान में भीड़ इकट्ठा किया है। दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ाई ही जा रही हैं, साथ ही जब मोबाइल दुकान में ग्राहकों की भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो दुकान संचालक ने आधा दर्जन से अधिक ग्राहकों को घर के अंदर ले जाकर मोबाइल बेचना शुरू कर दिया। इन लोगों को ना ही कोरोना वायरस का डर है और ना ही प्रशासन का खौफ, इन्हें तो बस मोबाइल बेचकर अपनी जेब भरने की चिंता है। अब देखने वाली बात यह है कि वीडियो के आधार पर प्रशासन नींद से जागता है या नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य सुविधा की बदहाली पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए एक गिरोह के द्वारा जानबूझकर ऐसी खबरें बनाई जाती हैं। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, जहां अपनी अलग आदिवासी संस्कृति और मनमोहक पर्यटन स्थलों की वजह से जाना जाता है, वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में विख्यात मैनपाट से हफ्ते भर में आई 2 तस्वीरों ने जिले की स्वास्थ्य सुविधा का भांडाफोड़ दिया है।
राज्य ही नहीं पूरे देश ने गर्भवती महिला की जान जोखिम में डालकर झिलगी से उफनती नदी पार करने की तस्वीरें देखी हैं। यह मंजर लोगों की जहन से धुंधला होता उससे पहले ही दिव्यांग को झिलगी में बैठाकर 12 किलोमीटर दूर तक ले जाते परिजनों की तस्वीरें सामने आ गई। संभाग के एकमात्र मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बदहाली तो स्थानीय अखबारों की सुर्खियां लगभग रोज ही बनती रहती हैं। वहीं पूरे मसले पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्थानीय मीडिया पर ही फर्जी खबरें प्रकाशित करने का दोष मढ़ दिया। उन्होंने यह तक कह डाला कि कुछ लोगों का गिरोह स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब करने के लिए लगातार मीडिया में फर्जी तस्वीरें प्रकाशित करवा रहा है। नहीं, मेन पार्ट में कौन सी तस्वीर आई थी मुझे जब मैंने तो नहीं, न मेरे पास ऑफिशियल कोई जानकारी आई है। और इस तरीके से मेन पार्ट में एक गिरोह काम करता है जो इस तरीके से झलगी वेलगी में बैठा के लोगों का फ़ोटो खींचने का काम करता है, ऐसा मैंने सुना है वहाँ पे बीएमओ से। और उसकी सूचना हमने पुलिस को भी दी हुई है कि इस प्रकरण की पूरी जांच की जाए, क्योंकि जो व्यक्ति भर्ती था ना वो विकलांग था, ना ही वो इस तरीके से था, ना ही उसको छुट्टी किया गया था। और इस तरीके से जो भ्रामक न्यूज़ और शासन की छवि को खराब करने के लिए जो फैलाया जाता है अत्यंत आपत्तिजनक है। सरगुजा जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सॉर्टेड सीमेन योजना को हरी झंडी मिल गई है। कलेक्टर संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में हुई पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक में योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का प्रयोग जिले के आदर्श गौठानों में गायों पर किया जाएगा। देश के कई राज्यों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम भी असरकारी रहा है। कृत्रिम गर्भाधान से 90% बच्चियां जन्म लेती है। यही प्रयोग अब सरगुजा जिले के आदर्श गौठान ग्राम केशव नगर, पुहपुट्रा, कुनिया व लमगांव में किया जाएगा। शुरुआती चरण में आदर्श गौठान केशव नगर, पुहपुट्रा, कुनिया, लमगांव तथा आदर्श गौठान ग्राम की गायों में इसका प्रयोग किया जाएगा। AI करने का लक्ष्य मिला है, जिसके लिए सबको लक्ष्य दे दिया गया है और सभी लोग जो है अपने लक्ष्य नहीं। इसका 2 उद्देश्य है। एक तो क्या है कि पशुपालन को जो है आर्थिक किसान की जो है आमदनी बढ़ाने के लिए पशु का जो है उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट होना बहुत आवश्यक है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा तो जानवर अच्छा होगा, उसको दूध अच्छा मिलेगा। अभी अगर ज़्यादा जानवर रखता है उसके बाद भी उसकी कोई विशेष आमदनी नहीं होती है। कम जानवर रखेगा, उसका खर्चा भी कम लगेगा और आय भी ज़्यादा होगी। इस उद्देश्य से जो है ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों मिलकर के उसको चला रहे हैं। सरगुजा जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान में नवाचार किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसे सीमेन का उपयोग किया जाएगा जिससे जन्म लेने वाली 90% बच्चियां होंगी। वर्तमान में 50 रुपए प्रति सीमेन का उपयोग कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट में 1200 रुपए प्रति सीमेन खर्च किया जाएगा। सरगुजा जिले में कृत्रिम गर्भाधान में वर्तमान में जो परिणाम आता है उसमें गारंटी नहीं होती कि बछड़ा होगा या फिर बछिया। 50 रुपए प्रति सीमेन की दर से कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिसमें 50-50% का आकलन बछड़ा व बछिया को लेकर होता है। लेकिन अब नया प्रयोग शुरू किया जा रहा है। क्योंकि जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन के क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि पशुपालन से हमारा जो भी उत्पाद मिलता है, जैसे हम अगर डेयरी की बात करें और डेयरी में दूध का उत्पादन होता है, जब तक हमारे पशुओं का, गायों का नस्ल अगर अच्छी नस्ल की गाय नहीं होंगी तब तक हम मनचाहा जितना उत्पादन चाहते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। तो कृत्रिम गर्भाधान का जो मुख्य उद्देश्य है पशुओं का नस्ल सुधार करना, क्योंकि जब नस्ल का सुधार होगा, अच्छी नस्ल की गाय होंगी तो उसका दूध का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। कलेक्टर संजीव झा की अध्यक्षता में जिला पशु रोगी कल्याण समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इस नवाचार में 75% राशि विभागीय होगी और 25% हितग्राही से लिया जाएगा। सीमेन प्रदाय करने वाली संस्था के दावे के अनुरूप यदि प्रयोग सफल हुआ तो समूचे जिले में इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे जिले में गाय की संख्या बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले तो जैसे लोकल गाय थी तो 2 लीटर 1 लीटर दूध होता था, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान से अब जो है 10 से 12 लीटर 15 लीटर तक दूध हो जाता है, जिससे हमको फ़ायदा होता है और आगे नस्ल और सुधार होगा तो और भी फ़ायदा हो सकता है। सरगुजा जिले में शुक्रवार की देर रात कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। श्रीगढ़ निवासी 37 वर्षीय एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। वहीं केदारपुर निवासी 30 वर्षीय महिला और उसकी 4 वर्षीय बेटी कोविड-19 से संक्रमित निकले हैं। इसके अलावा बतौली निवासी 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में भर्ती जोड़ा पीपल निवासी एक युवक कोरोना से जंग जीतकर घर वापस लौट गया है।
सरकार की गाइडलाइन के तहत अस्पताल प्रबंधन ने युवक को शनिवार की सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने राम वनगमन परिपथ में शामिल उदयपुर स्थित पुरातात्विक स्थल महेशपुर और सरगवा गोठान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने उदयपुर स्थित पुरातात्विक स्थल महेशपुर में राज्य शासन के आदेश अनुसार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न स्थलों का अवलोकन कर कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने राम वनगमन पथ में वन विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर किए जा रहे वृक्षारोपण का भी अवलोकन किया। महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार ट्री गार्ड के संबंध में पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने आदर्श गोठान सरगवा का निरीक्षण के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए जा रहे वर्मी कंपोस्ट खाद का निरीक्षण किया। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने में गुणवत्ता का ध्यान रखने को भी कहा। उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत गोठान में गोबर खरीदी की जानकारी ली। समूह की महिलाओं ने बताया कि 20 जुलाई से 1 अगस्त तक 31 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई थी, जिसका भुगतान गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को कर दिया गया है। कलेक्टर ने वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को चारागाह में नेपियर घास और सूडान को उपयुक्त रीति से लगाने को भी कहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।